फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से मॉन्टेक चैंस फॉर रिफॉर्म भी बोलते हैं। जो मॉन्टेक थे वो कौन थे? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। चैम्स फॉर्ड जो थे गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे। तो वाइस रॉय थे चैम्स फॉर्ड एंड ये मॉन्टेक थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड ये आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो उन्होंने बोला कि हम खत्म कर रहे हैं बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म, बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म को खत्म कर रहे हैं और हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे, हम खत्म कर रहे हैं बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म। तो रॉलेट सत्याग्रह तो हुआ था ये अप्रैल में अराउंड। तो फिर 20 अगस्त 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मॉन्टेक थे ये इंडिया में आते हैं। तो मॉन्टेक डिक्लेरेशन दिया था, उन्होंने बोला था कि हम सेल्फ गवर्नमेंट आपको ग्रेजुअली आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। तो मॉन्टेक डिक्लेरेशन था 1917 में। तो नवंबर 1917 में मॉन्टेक इंडिया भी आया था। मॉन्टेक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था मॉन्टेक वो इंडिया भी आया था। ये हम देखते हैं कि क्या बनना चाहिए 1990 के एक्ट में। तो एक डिटेल रिपोर्ट देगी मॉन्टेक फॉर रिपोर्ट एंड ये कब आई? 8 जुलाई 1980 1918 में। यही बेसिस बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी रिपोर्ट को देखने के लिए 1918 की जो रिपोर्ट थी 8 जुलाई 1918 की आई थी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए, उसी के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया था अगस्त में। वैसे सेशन हुआ था लास्ट दिसंबर में। अगस्त 1918 में स्पेशल सेशन हुआ था। कौन इसमें प्रेसिडेंट थे? आईएनसी के। आईएनसी का स्पेशल सेशन हुआ था 1918 में अगस्त में। सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम। तो ये डिक्लेरेशन अगस्त 1918 में स्पेशल सेशन हुआ था मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म को डिस्कस करने के लिए। लेकिन जो इंडियंस थे वो खुश नहीं थे। फिर इन्होंने बोला इंडियंस का एसोसिएशन हर एक ब्रांच में, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लिटररी हो, लाइक लेजिस्लेचर हो, दोनों में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया। उन्होंने बोला कि हम ग्रेजुअली डेवलपमेंट करेंगे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का और हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब पहले प्ले अगर चीज़ हो रही है तो गवर्नमेंट कोई जैसे प्ले हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं या भुखमरी आ रही है, अकाल पड़ा है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। तो उन्होंने हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे और सेल्फ गवर्निंग गवर्निंग इंस्टीट्यूशन लाएंगे। जैसे यूपीएससी पीएससी आया था पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में, यूपीएससी आया था तो इसी एक्ट की वजह से आया था। फिर उन्होंने बोला कि हम सक्सेसिव स्टेज में आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, सक्सेसिव स्टेज में प्रोग्रेस करेंगे आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए। 1919 एक्ट की हाईलाइट क्या है? इंडिया इंटीग्रल पार्ट रहा बड़े, ऐसा नहीं कि ऑटोनॉमी मिल गई। एंड फिर उन्होंने बोला कि डिसेंट्रलाइज होगा अथॉरिटी के, मतलब सेंटर से स्टेट्स तक, सेंटर से प्रोविंसेस तक डिसेंट्रलाइजेशन का पावर दी जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट यूनिटरी रहेगी। लाइक सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी लेकिन थोड़ा डिवोल्यूशन ऑफ पावर किया जाएगा। फिर उन्होंने बोला सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। एंड कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी, मैनर क्या होगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आने का, और गोल क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए प्रोविंसेस में, लेकिन जो चेंज था सेंट्रल गवर्नमेंट में वो चेंज नहीं है। प्रोविंसेस में 2 सब्जेक्ट लेके आए, 2 रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो थोड़ी पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए प्रोविंसेस पे, लेकिन सेंट्रल में कोई चेंज नहीं हुआ। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 में एक चीज़ की, उन्होंने डायरकी लेके आए। डायरकी एग्जीक्यूटिव में क्या चेंज किया? डायरकी लेके आए। डायरकी में दो टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन थे, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, एक थे मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स आए, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और मिनिस्टर्स। तो इसमें क्या था? गवर्नर तो एग्जीक्यूटिव हेड रहेगा, प्रोविंसेस का कौन रहेगा एग्जीक्यूटिव हेड? गवर्नर। और इसमें 2 लिस्ट लेके आए, 2 लिस्ट लेके आए डायरकी में, एक रिजर्व एक ट्रांसफर। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या था डायरकी में? प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेंटर पे नहीं, प्रोविंसेस पे डायरकी लेके आए। तो रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट, तो रिजर्व लिस्ट में क्या था? ये इसमें रिजर्व लिस्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होते थे, वो काम करते थे। एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर मतलब जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो काम करते थे, इसमें इंडियंस का कोई भी रोल नहीं था। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिए? लॉ एंड ऑर्डर, इरीगेशन एंड लैंड एंड इरीगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को दी गई, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, इरीगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू। फिर ट्रांसफर लिस्ट है, ट्रांसफर लिस्ट ये इंडियंस को दे दी गई। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो थे, जो इंडियंस थे, उनको ये इसमें पार्ट दे दिया गया ट्रांसफर लिस्ट में। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ। तो ये ट्रांसफर लिस्ट में पूरी पावर लाइक मिनिस्टर बन गए। मिनिस्टर मतलब ये हेड करने लगे डिपार्टमेंट। तो इंडियन सब हेड करने लगे डिपार्टमेंट, लेकिन कुछ बेकार डिपार्टमेंट दिए, जैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट तो ये भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास है हेल्थ, एक्साइज,
इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क, रिलीजियस एंडाउमेंट्स। तो ये सारे किसको दे दिए? ट्रांसफर लिस्ट में। और ये कहाँ पे हो रहा है? प्रोविंसेस पे। तो मिनिस्टर थे वो रिस्पॉन्सिबल थी थ्रू द लेजिस्लेचर। तो जो मिनिस्टर्स थे मतलब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट से वाले थे जो इलेक्टेड थे वो रिस्पॉन्सिबल थे किससे? लेजिस्लेचर से। लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे थ्रू लेजिस्लेचर। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए प्रोविंसेस पे। और जो मिनिस्टर थे उनमें कैसे मिनिस्टर बनते थे? नॉमिनेट तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी करता था। नॉमिनेट कौन करता था? मिनिस्टर। मिनिस्टर को नॉमिनेट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करता था, लेकिन अमंग में जो इलेक्टेड मेंबर थे उन्हीं में से किसी को मिनिस्टर बना दिया जाता था इलेक्टेड मेंबर से। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमने दो टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन देखे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और मिनिस्टर। तो मिनिस्टर तो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर्स को, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जो रिजर्व लिस्ट पे काम करते थे। और स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल के पास रिजर्व लिस्ट में पावर थी, लेकिन ट्रांसफर लिस्ट में ज़्यादा इनकी जो पावर थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वो रिजर्व करती, क्योंकि ट्रांसफर लिस्ट में जो इंडियंस के पास इलेक्टेड मेंबर्स के पास चीज़ है तो उस पर ज़्यादा पावर नहीं रखी। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली उनका भी साइज बढ़ा दिया गया। अब 70% जो लोग होते थे, जैसे 100 है तो 70 लोग तो इलेक्टेड होके आएंगे, तो 70% लोग इलेक्ट होके आते थे एंड बाकी नॉमिनेट किए जाते थे। और दो टाइप के इलेक्टोर थे, कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोर। कम्युनल मतलब जैसे मुस्लिम को दिया, सिख को दिया, एंग्लो इंडियन को दिया। एंड क्लास मतलब जैसे जमींदार्स को दिया, प्रिंसली स्टेट्स को दिया। ये कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट दोनों थे। एंड इसमें इलेक्शन हुए, इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन कराए, लेकिन इसमें जो लेकिन लिमिटेड रेस्ट्रिक्टिव फ्रेंचाइजेस थी। जिसके पास जमीन है, जो टैक्स भरता है, वही वोट कर सकता था। और 1990 में वुमेन को भी राइट दी वोट की, तो पहली बार वुमेन को राइट मिली वोट की, तो 1919 में पहली बार। और लेजिस्लेचर को कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच दी कि आप भी डिस्कस कर सकते हो चीज़ें, तो पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी लेजिस्लेचर को, वो दी गई। एंड लेकिन जो भी बिल होगा उसमें लास्ट एक्सेंट किसकी होगी? गवर्नर की। तो गवर्नर के पास वीटो पावर थी। वीटो पावर यूज कर सकता था किसी भी बिल को लेके, और ऑर्डिनेंसेस भी इश्यू कर सकता था। तो ऑर्डिनेंस वाली पावर भी 1990 से स्टार्ट होती है, ऑर्डिनेंसेस। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोविंसेस में देखा डायरकी लेके आए। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव था, तो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास थी? गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के पास। फिर इसमें दो लिस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, एक सेंट्रल एंड प्रोविंस। कि सेंट्रल लिस्ट में क्या, जैसे आज हमारा 7 शेड्यूल में सेंट्रल स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट है, वैसे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट लेके आए। तो प्रोविंशियल लिस्ट में पावर डिवाइड कर दी कि प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंसेस प्रोविंशियल लिस्ट पे काम करेगा, सेंट्रल लिस्ट पे काम करेगा। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे? 9 मेंबर थे। तो 9 मेंबर थे लाइक एग्जीक्यूटिव, जिसमें 8+ में थे, एक चेयरमैन था। तो 8 में से कम 3 कौन होंगे? इंडियन मेंबर्स। एंड गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस की पावर दे दी, ऑर्डिनेंस की पावर दे दी। फिर जो बिल होंगे वो सर्टिफाई किए जाएंगे, ही कुड, एंड वो सर्टिफाई कर सकता है बिल। अगर स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेचर कोई बिल को रिजेक्ट भी कर दे, उसे भी सर्टिफाई कर सकता था वाइसरॉय। वाइसरॉय के पास पूरी पावर थी। और जो पावर थी समन करने की, जैसे अभी समन करने की और डिसॉल्व करने की पावर किसके पास होती है? समन और डिसॉल्व तो प्रेसिडेंट के पास होती है। उस टाइम गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास थी, समन एंड डिसॉल्व करने की पावर वाइसरॉय के पास थी। यहाँ पे बाई कैमरलिज्म लेके आए सेंटर पे, बाई कैमरलिज्म, जिसमें 2 हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। एंड ये बाद में बना लोकसभा एंड ये राज्यसभा। तो अपर हाउस एंड लोअर हाउस, काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बना बाई कैमरलिज्म लेके आए। तो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर थे? 60+9, जो 60 लेजिस्लेटिव था, 9 एग्जीक्यूटिव, 8+1। तो अब ये बढ़ के 60 145 हो गई। तो लोअर हाउस में, अपर हाउस में अलग थे 60, तो लोअर हाउस में ये थे 145 मेंबर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 140 मेंबर्स है, इसमें से 41 थे जो नॉमिनेटेड थे, जिसमें से 26 ऑफिशियल एंड 15 नॉन ऑफिशियल। एंड 15 नॉन ऑफिशियल्स में कौन होता था? ज़्यादातर एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन को ये नॉमिनेट करते थे। इंडियंस थे नॉन ऑफिशियल, लेकिन ये एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियंस थे। फिर इसमें तो इसमें 145 मेंबर, 145 में से 41 जो थे नॉमिनेटेड एंड 104 इलेक्टेड। एंड 41 जो नॉमिनेटेड में 26 ऑफिशियल, 15 नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल में थे एंग्लो इंडियन एंड क्रिश्चियन। फिर 104 में 52 तो जनरल से आते थे, 30 मुस्लिम्स, फिर 9 यूरोपियंस। तो यूरोपियंस को भी एक इलेक्टोरेट दे दिया गया। और 7 लैंडलॉर्ड्स को वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कम्युनिटी के, जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंड 2 सिख, तो सिख को एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। सिख को एंग्लो इंडियंस और क्रिश्चियंस को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। यहाँ पे यूरोपियंस को, मुस्लिम्स को तो दे दिया था 1909 में। टेन्योर का था इसका टेन्योर था 3 years।
3 साल के रहते, लेकिन एक्सटेंड कर सकता था कौन? वाइसरॉय एक्सटेंड कर सकता था, गवर्नर जनरल। और वाइसरॉय कभी भी एक्सटेंड 1935 में जो काउंसिल बनी थी वो 10 साल तक एक्सटेंड कर दी, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो वाइसरॉय एक्सटेंड कर सकता था। वैसे टेन्योर कितना था? 3 साल के लिए, 33 ईयर्स। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर्स थे? ऊपर अपर हाउस में 60 मेंबर्स थे, इसमें 27 नॉमिनेटेड थे और 33 इलेक्टेड थे। इसमें से 17 ऑफिशियल से, 10 नॉन ऑफिशियल थे। एंड इसमें से 16 जनरल थे, 11 मुस्लिम थे, 3 यूरोप एंड इसमें 3 यूरोपियंस थे और 1 सिख था। एंड इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स अलाउड थे, मेल मेंबर्स। और टेन्योर था 5 साल का। सिर्फ मेल मेंबर्स, कोई फीमेल मेंबर काउंसिल तक एंट्री नहीं मिली किसी को भी। तो कौन इलेक्शन लड़ सकते थे? फ्रेंचाइजी बहुत रेस्ट्रिक्टेड थी, जो 50 रुपये एनुअल पेमेंट करते थे उन्हें, और जिनकी प्रॉपर्टी है 180 रुपीज़ से ऊपर, और जो इनकम टैक्स पे करते हैं 2000 से ऊपर, तो उनको अलाउड था। जो 50 रुपये लैंड टैक्स पे करते हैं, 180 रुपीज़ का उनका रेंटल किराया, और 2000 रुपये वो टैक्स पे करते हैं। ये तो लोकसभा के लिए था। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए सिर्फ जो टाइटल होल्डर्स हैं, टाइटल होल्डर्स या एक्स मेंबर है काउंसिल के, और यूनियन सीनेट मेंबर, वो सब वोट कर सकते थे। काउंसिल ऑफ स्टेट में तो और कम थे। तो पूरा अगर देखें तो लोअर हाउस लोकसभा के लिए सिर्फ 9 लाख लोग वोट कर सकते थे, एंड अपर हाउस के लिए अराउंड 17,000, सिर्फ इतने लोग वोट कर सकते थे अपर हाउस के लिए, एंड लोअर हाउस के लिए 9 लाख लोग वोट कर सकते थे। लेजिस्लेचर थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे, और वो वोट भी कर सकते थे ना, पार्ट ऑफ बजट, तो बजट था उस पर वोट भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 25% बजट पे वोट कर सकते थे, बाकी सारा बजट नॉन वोटेबल था, 75% नॉन वोटेबल था। एंड ए बिल अगर दोनों में पास होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में पास होगा तभी वो लॉ बनेगा। यानी यहाँ पे 3 मेजर्स लिए गए टू डिसॉल्व द डेड लॉ, कि जॉइंट कमिटीज बिठाएंगे, जॉइंट कॉन्फ्रेंस करेंगे, जॉइंट सेटिंग करेंगे। मतलब एक हाउस में पास हुआ, दूसरे हाउस में नहीं हो रहा, तो जॉइंट कमिटीज, जॉइंट सेटिंग एंड जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस बिठाई जाएगी। और फिर बिल अगर दोनों हाउस से पास भी होगा, उसके बाद गवर्नर की एक्सेंट, जो भी प्रेसिडेंट की जो एक्सेंट चाहिए, गवर्नर जनरल और जो वाइसरॉय की एक्सेंट चाहिए, वो कंपलसरी थी। एंड वो विदाउट लेजिस्लेचर के कंसेंट से भी बिल बना सकता था, मतलब ऑर्डिनेंस बना सकता था। और अब कोई बिल को रोक भी सकता था अगर उसे लगता था डेट्रीमेंटल है टू द पीस ऑफ द कंट्री। जैसे अभी प्रेसिडेंट के पास पावर है बिल को वीटो करने की, तो वीटो पावर थी। फिर वो अलाउ, जैसे अभी स्पीकर की कुछ पावर थी, जैसे क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है उसे पसंद नहीं है तो डिसअलाउ कर सकता है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। एडजर्नमेंट मोशन अगर आ रहा हो तो उसे रोक सकता है, और अगर कोई डिबेट हो रही है हाउस में, उसे पसंद नहीं आ रही तो उसे भी रोक सकता है। तो क्वेश्चन रोक सकता है, एडजर्नमेंट मोशन, डिबेट रोक सकता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा पावर थी गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास। फिर इंडिया काउंसिल, इंडियन जो काउंसिल थी जो असिस्ट करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसमें एटलीस्ट 8 मेंबर और मैक्सिमम 12 मेंबर्स हो सकते थे, तो उसके नंबर ही बढ़ा दिए। और हाफ ऑफ द जो मेंबर्स वाले पब्लिक सर्विसेज, इंडिया में पब्लिक सर्विसेज में काम किया, तो आधे मेंबर्स होने चाहिए उसमें इंडिया काउंसिल में। और उसमें जो इंडियन मेंबर्स थे, तो उसमें पहले 2 थे, 2 से 3 बढ़ा दिए गए, 3 इंडियन मेंबर्स लिए गए, पहले 2 थे, 3 बढ़ा दिए गए। और फिर हाई कमिश्नर भेजा, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया टू एक्ट एज एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन लंदन। तो गवर्नर जो इंडिया का एजेंट था, हाई कमिश्नर, मतलब इंडिया के लोगों की बात रखता था। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, वो तो थोपता था ये गवर्नर जनरल वाइसरॉय पे ये चीज़ है। लेकिन जो हाई कमिश्नर है, और ये इसे रिपोर्ट करता है, हाई कमिश्नर नहीं, इंडियन के लीडर्स की बातें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहेगा, तो हाई कमिश्नर इस्टेब्लिश में 1919 में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी थी पहले इंडिया से पे हो रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करेगी। तो वहाँ की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पहले इंडिया पे करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करेगी। कुछ और साइलेंट फीचर, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश करने को बोला है, ये 1926 में स्टैब्लिश हुई थी, और बोलते हैं 10 साल स्टैचुटरी कमीशन बिठाएंगे। तो इसके लिए स्टैचुटरी कमीशन के लिए 1927 में आती है साइमन कमीशन, 1927 में रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो उन्होंने बोला कि हम एंड करेंगे बेनेवोलेंट नेपोटिज्म, डेस्पोटिज्म। तो इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई इंडिया में। इन्होंने डायआर्की इंट्रोड्यूस की। डायआर्की में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रखे जिससे इंडियन रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडियंस को, क्योंकि वो इलेक्ट होकर इंडियंस ही उन्हें इलेक्ट करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत की यहाँ से। तो इसने फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया विद यूनिटरी वाइज। तो आज भी हमारा ऐसा है, तो ये बेस बनाता है आज के कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन को मिनिस्टर बना दिया गया, इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ा, जैसे काफ़ी पोर्टफोलियोज जिनके पास लेबर, हेल्थ, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे तो उनके पोर्टफोलियो उनको मिल गया। लाइक
पूरे हेड इन पोर्टफोलियोज के वही थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन लोगों को पता चले कि अगर आप थोड़े बहुत आपका अगर आप पैसे पे करते हो तो वोट कर सकते थे। तो सर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगह लोगों के अंदर, और कुछ वुमेन्स को भी फर्स्ट टाइम राइट टू वोट मिला, कुछ वुमेन्स वोट कर सकती थी। तो इलेक्शन में से 1920s में इसके बाद तो इंडिया तो बाइकआउट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। 1923 में स्वराज पार्टी ने कुछ लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था कि 3 साल का टर्म होता था। तो उन्होंने कंसोलिडेट किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ा दिया, 6 एंग्लो इंडियंस को भी बढ़ा दिया मुस्लिम्स के अलावा। फ्रेंचाइजी बहुत लिमिटेड थी, बहुत ही कम लोग जैसे जिनके पास प्रॉपर्टी है, टैक्सेबल इनकम है और बहुत रेवेन्यू अर्न करते हैं वही वोट कर सकते थे। बहुत ही ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू पे करते हैं वही वोट कर सकते थे। और गवर्नर जनरल एंड गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा पावर थी लेजिस्लेचर के लिए, एंड एट द सेंटर एंड प्रोविंशियल दोनों जगह गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। फिर उन्होंने बोला हम सीट को एलोकेट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो एलोकेशन हुआ, जैसे बॉम्बे इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मद्रास से, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा लाइक बराबर है, लेकिन यहाँ पे बॉम्बे में ज़्यादा सीट दी गई है क्योंकि बॉम्बे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो नॉन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं उन्होंने सीट दी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दी। जैसे मुस्लिम की पॉपुलेशन कम थी लेकिन मुस्लिम को काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज दिया, तो पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और फिर रॉलेट एक्ट जब 1919 में पास हुआ था, तो सीट तो बढ़ाई थी 1909 में भी, लेकिन कोई सीट बनाने का फायदा नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट तो पास हो गया, तो काफ़ी जब रॉलेट एक्ट पास होता है इंडियन मेंबर्स जो थे काउंसिल में रिजाइन कर दिया था कि हम बैठे यहाँ पे, हम तो चाहते नहीं है ये पास हो जाए, तब भी पास हो गया। तो इसलिए अभी भी इस नंबर बढ़े थे, लेकिन तब भी वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर थी इस एक्ट में भी। तो इंडिया इसको ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि हमें कब आप पूरा स्वराज दोगे, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि हमें कब स्वराज मिलेगा। गवर्नमेंट ही अलाउड डिसाइड कर सकती थी कि नेचर क्या होगा, एंड टाइमिंग टुवर्ड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नेचर और कब हमें मिलेगी सब कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियंस को कोई राइट नहीं थे। और ब्रिटिश इंडियंस बहुत रिसेंटफुल थे कि ब्रिटिश डिसाइड करेगा क्या गुड है और क्या बैड है इंडियंस के लिए। हमें तो इंक्लूड भी नहीं किया जा रहा डिसीजन मेकिंग में, तो इसलिए इंडिया ऑब्जेक्ट कर रहा था ऐसे।